हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में हमने एक नया टॉपिक कल से स्टार्ट किया था, बाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। उसी के बारे में आज हम आगे बढ़ाएंगे। बाष्पो उत्सर्जन, इसको अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बाष्पो उत्सर्जन, ये बाष्पोत्सर्जन है क्या? पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये पादपों से जल हानि करने की क्रिया है और पादपों में इस क्रिया के द्वारा अनेक कार्य होते हैं। अर्थात जल का अवशोषण सीधे सीधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ही प्रभावित होता है। ये जो वाष्पोत्सर्जन है, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, अर्थात पादपों के जो विभिन्न भाग होते हैं, उनकी जो उपत्वचा होती है, उस उपत्वचा से जल की कुछ मात्रा वाष्प बन करके उड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जबकि दूसरा होता है बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये जो काष्ठीय पादप होते हैं, उन पादपों में बातरंध्र पाए जाते हैं और उन बातरंध्रों के द्वारा कुछ मात्रा में जल वाष्प बनकर के उड़ जाता है, तो इसे हम बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है, यह है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, अर्थात पादपों की पत्तियों में पर्णरंध्र पाए जाते हैं और उन पर्णरंध्रों के द्वारा मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये पर्णरंध्र द्वार कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और पत्ती के अंदर पाए जाने के लिए कारण पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से इन्हीं पत्तियों के द्वारा ही होती है। ये बात हम इससे पहले के लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इस क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं रंध्र, पर्णरंध्र, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये पर्णरंध्र जब खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जब ये रंध्र बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। तो इन रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस प्रकार से होता है, क्योंकि जब रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाएगी। अर्थात
पर्ण रंध्रों के खुलने पर बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और रंध्रों के बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन की या बाष्पोत्सर्जन क्रिया बंद हो जाती है। अर्थात ये जब रंध्र खुलते हैं तब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। इन रंध्रों का खुलना और बंद होना ये एक विशेष प्रकार की क्रिया विधियों के द्वारा होता है। सामान्य रूप से पादपों में दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं, दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं और रात्रि के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। इसीलिए दिन के समय बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, रात्रि के समय बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तो इनके रंध्रों के खुलने और बंद होने के संबंध में या रंध्रों की क्रिया विधि के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत हैं। तो आज हम विशेष रूप से इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए, रंध्रों के खुलने और बंद होने के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो है स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद। स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद की जो परिकल्पना है। दूसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाद। दो प्रकार की मान्यता है या दो प्रकार के सिद्धांत हैं जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को समझाते हैं। ये स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद की जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना पुरानी है और सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरणवाद की जो परिकल्पना है, ये आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। यहाँ हम दोनों प्रकार की परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही प्रकार के परिकल्पनाओं या कह सकते हैं सिद्धांतों के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद। स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद। देखिए, इस बात को समझने से पहले यहां हम एक पर्णरंध्र की संरचना बनाएंगे जिसमें पर्णरंध्र के अंदर एक
इस प्रकार की संरचना है। इसमें दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल होती हैं, और इस रंध्र में ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनकी बाहर की भित्ति पतली होती है, अंदर की भित्ति मोटी होती है। इस तरह से ये भित्ति, और इनकी जो आकृति है द्वार कोशिकाओं की, ये वृक्काकार होती है, वृक्क के समान। इनके ऊपर अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये आदिचर्म की कोशिकाएं होती हैं, और ये मृदुतकीय कोशिकाएं हैं। सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं, और ये भी अन्य कोशिकाओं से घिरी रहती है। इस तरह से ये एक प्रारूपिक पर्णरंध्र की संरचना है। इसमें ये द्वार कोशिका है, गार्ड सेल, और इसमें ये जो है सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाएं, और ये रंध्र है, ये रंध्र। तो इसमें इनकी ये भित्ति पतली है और अंदर की भित्ति मोटी है। ठीक है, ये एक पर्णरंध्र की संरचना है, पर्णरंध्र की संरचना। देखिए, ये पर्णरंध्र किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं। तो स्टार्च शकरा परिवर्तनवाद जो है, इस वाद को सबसे पहले लॉयड के द्वारा दिया गया था। लॉयड के द्वारा, जिसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित जो किया गया था J. D. सायरे के द्वारा। देखिए, लॉयड पुराने वैज्ञानिक थे, और सायरे के द्वारा इसको समझाया गया था। ये पूछा जाता है कि स्टार्च शकरा परिवर्तनवाद की शुरुआत लॉयड के द्वारा की गई थी, और इसको समझाया गया था किसके द्वारा? सायरे के द्वारा। ठीक है, इनके अनुसार पादपों में दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो इसमें भोजन दिन के समय भोज्य पदार्थ या पादपों में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी भोज्य पदार्थ जो है वो किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये स्टार्च दिन के समय ये परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज 1-फास्फेट, अर्थात शकरा में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च किस में परिवर्तित हो गया है? ग्लूकोज 1-फास्फेट। कब? दिन के समय। दिन के समय क्या होता है? दिन के समय पीएच मान अधिक, यानी माध्यम कैसा हो जाता है? उदासीन या क्षारीय हो जाता है। पीएच यानी 7 के करीब होता है लगभग। तो ऐसी स्थिति में स्टार्च जो है ये परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय CO2 की कमी होती है और CO2 अम्लीय गैस होती है, CO2 की कमी होती है। अब देखिए ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है। ऐसी स्थिति में इन द्वार कोशिकाओं में इस स्टार्च के कारण परासन दाब के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है, शकरा जिसे हम कहें, इसके बनने से ये घुलनशील होता है, घुलनशील। और इसके घुलनशील होने के कारण कोशिका, द्वार कोशिका का जो कोशिका रस है, इसकी परासनीय सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। और जब परासनीय सांद्रता में जब वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन द्वार कोशिकाओं की जल की मांग बढ़ जाती है। और जल की मांग बढ़ने का मतलब इनकी डीपीडी का मान अधिक हो जाता है। और डीपीडी का मान जब अधिक हो जाता है तो जल इन सहायक कोशिकाओं से निकल करके, ये जल सहायक कोशिकाओं से निकल करके और द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। ऐसी स्थिति में द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आने लगती हैं। और स्फीति अवस्था में आने लगती हैं तो ये कोशिकाएं फैलने लगती हैं। और जब फैलने लगती हैं तो इन कोशिकाओं में फैलने के लिए बाहर की तरफ तो फैल जाती हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं फैल पाती है क्योंकि अंदर की भित्ति मोटी होती है। ऐसी स्थिति में दोनों कोशिकाओं के बीच में जो रंध्र है वो पहले की तुलना में अधिक चौड़ा हो जाता है, ऐसे रंध्र खुल जाता है। ठीक है, तो ये दिन के समय क्या हो रहा है, स्टार्च किस में बदल रहा है, ग्लूकोज 1 फास्फेट। देखिए इसके बाद में एक स्टीवर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, स्टीवर्ड। इन्होंने ये कहा कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, एक प्रकार से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, रात्रि में CO2 की अधिकता होती है, अधिकता। और जब CO2 की अधिकता होती है तो pH 5 के करीब रह जाता है, यानी pH का मान कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन कोशिकाओं यानी द्वार कोशिकाओं के अंदर परासन दाब के मान में कमी हो जाती है और जल इन द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। ऐसी स्थिति में द्वार कोशिकाएं शिलथ अवस्था में आ जाती हैं और इन कोशिकाओं के यानी द्वार कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है वो समाप्त हो जाता है या बहुत कम रह जाता है, अर्थात रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से रंध्रों के बंद होने और खुलने के संबंध में ये स्टार्च शकरा परिवर्तन दावा दिया गया है। देखिए एक बार फिर इसको समझिए कि ये क्या है, इस बात को मैं दोबारा से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भाई किस तरह से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि होती है। ये रंध्र है, ठीक है। हम पहला मत पढ़ रहे हैं, स्टार्च शकरा परिवर्तन बाद। एक बार फिर समझिए इसको। देखिए इस मत को लॉयड के द्वारा दिया गया। लॉयड के बाद इस मत को सही तरीके से समझाया गया था सायरे के द्वारा, सायरे द्वारा। और इसमें थोड़ा सा चेंज जो किया गया था
और वो चेंज ये किया गया कि सायरे के अनुसार दिन के समय में स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित होता है, जबकि स्टीवर्ट ने इसे कहा कि भाई ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और अंत में ये बदल जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने अपनी तरह से बात बताई। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि स्टार्च जो है वो शकरा में परिवर्तित हो जाता है। अब दिन के समय द्वार कोशिकाओं में स्टार्च की उपस्थिति होती है। ये स्टार्च जो है अघुलनशील होता है और अघुलनशील होने की वजह से द्वार कोशिकाओं में इस स्टार्च की उपस्थिति से परासरण दाब के मान में वृद्धि नहीं होती है। दिन के समय एक एक बात को स्पष्ट लीजिए। देखिए, दिन के समय में एज ए दिन का समय मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। अब दिन के समय जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है, CO2 की कमी। और CO2 कैसी गैस है? अम्लीय गैस है, अर्थात CO2 की कमी होती है तो pH मान में वृद्धि, pH मान में वृद्धि, क्योंकि CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है pH मान घटता जाता है। आप जब सब जानते हैं कि 7 से कम pH मान जो है वो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा pH मान क्षारीय होता है, 7 उदासीन, तो लगभग 7 के करीब pH हो जाता है दिन के समय। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी प्रकाश संश्लेषण के रूप में काम में ले ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्टार्च है ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहां सायरे के अनुसार ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। स्टीवर्ट ने कहा ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है और अंत में वो ग्लूकोज में बदल जाता है, एज ए शकरा में बदल जाता है। ये घुलनशील होती है। अब द्वार कोशिका में जब घुलनशील ग्लूकोज की उपस्थिति होगी तो परासरणीय सांद्रता का मान बढ़ जाता है, यानी एक तरह से परासरण दाब अधिक हो जाता है, और परासरण दाब ज्यादा हो जाएगा तो इस कोशिका के या द्वार कोशिकाओं के बीपीडी का मान, विसरण दाब न्यूनता का मान बढ़ जाता है, और विसरण दाब न्यूनता का मान जब बढ़ जाता है तो कोशिका में जल की मांग अधिक हो जाती है, और ये जब द्वार कोशिका में जल की मांग अधिक होती है तो ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इन सहायक कोशिकाओं से जल पराश्रित होकर के द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, और द्वार कोशिकाओं में आ जाता है तो द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में यानी फैलने लगती हैं, और स्फीति अवस्था में आने लगती हैं तो ये बाहर की तरफ, यानी इनकी आकृति जो है वो इस तरह से हो जाती है, ये बाहर की तरफ हो जाती है। तो अंदर की तरफ की जो दोनों भित्तियां हैं ये भित्तियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, अर्थात आंतरिक भित्तियों के अलग हो जाने से रंध्र खुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टार्च जब ग्लूकोज में बदल जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, खुल दिशा। अब हम इसका उल्टा करें, रात्रि के समय का मतलब अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, CO2 की अधिकता हो जाती है, CO2 की वृद्धि, यहां कमी कह सकते हैं तो यहां वृद्धि, यहां कमी हुई है यहां वृद्धि हुई है।
CO2 की वृद्धि हो जाती है, और CO2 की वृद्धि हो जाती है तो pH का मान कम हो जाता है, और pH का मान कम हो जाता है तो ये ग्लूकोज जो है वो वापस स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और जब स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है तो इसकी घुलनशीलता नहीं होने की वजह से द्वार कोशिकाओं में परासन दाब के मान में कमी आ जाती है, और परासन दाब के मान में कमी आ जाती है तो ये जो द्वार कोशिका है इनमें से जल बाह्य पराश्रित होकर के सहायक कोशिकाओं में आ जाता है, और सहायक कोशिकाओं में आ जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं शिलत हो जाती हैं। ठीक है, अर्थात देखिए द्वार कोशिका जब स्फीति अवस्था में आ जाती हैं तब रंध्र खुल जाते हैं, और जब शिलत अवस्था में आ जाती हैं तब रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रात्रि के समय में इनके अंदर परासनी सांद्रता या परासन दाब के मान में कमी होने की वजह से इनका डीपीटी का मान कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनमें से जल बाहर निकल जाता है, यानी इस तरह से बाह्य परासित हो जाता है, तो ये शिलत हो जाती है और रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां हमने एक सिद्धांत पढ़ा है स्टार्च शकरा परिवर्तनवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 2 बार अच्छी तरह समझा दी, एक बार फिर और समझ सकते हैं कि इसमें दिन एक बार जोर पूरा सीक्वेंस में समझिए कि दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरंध्रों की द्वार कोशिकाओं में उपस्थित स्टार्च ग्लूकोज यानी शकरा में परिवर्तित हो जाता है। ये जल में घुलनशील होने के कारण परासन दाब के मान में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बंद होने से द्वार कोशिकाओं में pH मान यानी CO2 की सांद्रता बढ़ने लगती है, pH मान घटने लगता है। ऐसी स्थिति में शकरा स्टार्च में बदल जाती है। स्टार्च अघुलनशील होने के कारण द्वार कोशिका के परासन दाब के मान में कमी आ जाती है और द्वार कोशिकाओं से जल सहायक कोशिकाओं में जाने लगता है। द्वार कोशिकाएं शिलत अवस्था में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया विधि को समझाने का विशेष रूप से सायरे और स्टीवर्ड के योगदान है। सायरे ने तो ये कहा ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और स्टीवर्ड ने कहा ग्लूकोज 6 फास्फेट पहले ग्लूकोज सायरे ने कहा ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, स्टीवर्ड ने कहा ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है और अंत में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे दूसरा सिद्धांत जिसे हम कहेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाद। ये और भी महत्वपूर्ण। ये दूसरा सिद्धांत सक्रिय पोटेशियम आयन, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाद।
देखिए ये जो बात या सिद्धांत जो है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे इमामुरा। क्या नाम है? इमामुरा एवं ह्यूजिनो। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इसको लेविट के द्वारा समझाया, लेविट द्वारा समझाया गया। ठीक है, तो ये समझाया गया इमामुरा और फ्यूजिनो, और किसके द्वारा? लेविट के द्वारा। अब देखिए ये है क्या, इसको ये सार्वमान्य सिद्धांत, सार्वमान्य सिद्धांत, यानी जिस तरह से हमने रसारोहण का सार्वमान्य सिद्धांत बताया था, डिक्सन और जॉली का सेसंजन बल का सिद्धांत, उसी तरह से यहां बाष्पीकरण के रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए सार्वमान्य सिद्धांत जो है वो सक्रिय आयन स्थानांतरण बात है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, इस सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक बात को गहराई से समझना, इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में दिन के, यानी ये जो खाद्य पदार्थ है या संचित भोजन है, ये स्टार्च के रूप में ना होकर के ये मैलिक अम्ल के रूप में होता है। देखिए ये अंतर आ गया, वहां तो कहा गया था स्टार्च के रूप में होता है, यहां इस सिद्धांत में कहा गया है कि मैलिक अम्ल के रूप में होता है। मैलिक अम्ल, ये मैलिक अम्ल जो है वो द्वार कोशिकाओं में होता है, अर्थात भोजन का संचय इस रूप में होता है। ये मैलिक अम्ल, यहां हम द्वार कोशिका की बात कर रहे हैं, द्वार कोशिका में ये द्वार कोशिका, इसमें मैलिक अम्ल है। ये दिन के समय मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, ये मैलिक अम्ल मैलेट आयन व हाइड्रोजन आयन में विभक्त हो जाता है। मैलिक अम्ल जो है वो किसमें बदल जाता है? मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन ये सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में गमन। हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, किसका? हाइड्रोजन आयन का, और ये सहायक कोशिका है। ठीक है, अब सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन, सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन ये द्वार कोशिकाओं में चला जाता है। देखिए दोबारा सुनिए, मैलिक अम्ल जो है वो दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन आयन इन द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है और सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये जो मैलिक अम्ल है
ये मैलिक अम्ल जल में अघुलनशील होने के कारण द्वार कोशिका के परासन दाब के मान में वृद्धि नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में इन कोशिकाओं की जल की मांग सीमित होती है और जब प्रकाश की उपस्थिति हुई, इनका विघटन हुआ, पोटेशियम आयन चला गया, तो ये दोनों मिलकर के द्वार कोशिका में पोटेशियम मैलेट में बदल जाते हैं। पोटेशियम मैलेट बना लीजिए। कौन? मैलेट आयन, और सहायक कोशिका से कौन आया है? पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम मैलेट जो होता है, इस पोटेशियम मैलेट के बनने से द्वार कोशिकाओं में परासरणीय सांद्रता का मान बढ़ जाता है, एज ए डीपीडी का मान बढ़ जाता है और द्वार कोशिकाओं में सहायक कोशिकाओं से जल प्रवेश करने लगता है। अर्थात द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात दिन के समय में क्या क्या हुआ है, देखिए। दिन के समय द्वार कोशिका में मैलिक अम्ल ये मैलिक अम्ल जो है, ये सहायक कोशिकाओं ये मैलिक अम्ल दिन के समय, रुकिए एक मिनट, इसको पहले स्थिर रखें। दिन के समय ये मैलिक अम्ल जो है वो मैलेट आयन व हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है और ये हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिका में चला जाता है। सहायक कोशिका, ठीक है। और सहायक कोशिका से ये जो पोटेशियम आयन ये द्वार कोशिका में चला जाता है। तो पोटेशियम आयन प्लस मैलेट आयन ये दोनों मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये मैलिक अम्ल तो अघुलनशील था, और ये होता है घुलनशील, यानी इसकी उपस्थिति से इस द्वार कोशिका के परासन दाब के मान में वृद्धि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये परासन दाब का मान बढ़ जाने के कारण सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आ जाता है और द्वार कोशिका में आ जाने से ये स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और स्फीति अवस्था में आ जाने से रंध्र जो है वो खुल जाते हैं, बाहर की तरफ फैल जाते हैं, तो अंदर की तरफ गैप बड़ा हो जाता है, रंध्र खुल जाते हैं। अब देखिए इसमें रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बंद हो जाने से CO2 की सांद्रता का मान बढ़ जाता है और CO2 की सांद्रता के मान के बढ़ जाने से एब्सिसिक अम्ल
अर्थात जो एक पादप हार्मोन है ये सक्रिय हो जाता है, और इसके सक्रिय होने से ये जो द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन यहां से सहायक कोशिकाओं में अभिगमन कर जाता है, यानी वापस चला जाता है, और हाइड्रोजन अणु वापस आ जाता है। ऐसी स्थिति में द्वार कोशिकाओं से जो पोटेशियम आयन का जो बहिर्गमन हुआ है, उस बहिर्गमन से द्वार कोशिकाओं में परासरणीय सांद्रता के मान में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं, अर्थात शिलक अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से रंध्रों के खुलने और बंद होने के संबंध में ये दो प्रकार की मान्यता या दो प्रकार का सिद्धांत। एक बार इसको फिर और समझ लीजिएगा। देखिए, एक एक करके एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। दिन में सबसे पहले हम दिन की बात कर रहे हैं। द्वार कोशिकाओं में दिन में द्वार कोशिकाओं में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का निर्माण, मैलिक अम्ल बनता है, और ये मैलिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में मैलेट आयन व हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है, किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। अब ये मैलेट आयन, दो चीजें बन गई, मैलेट आयन। अब इसमें पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, तथा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें द्वार कोशिका में एक तो हो गया मैलेट आयन और एक हो गया पोटेशियम आयन, अर्थात मैलेट आयन और दूसरा क्या है? पोटेशियम। तो ये बन जाएगा पोटेशियम मैलेट, बन गया पोटेशियम मैलेट। मैलेट या मैलेट कह सकते हैं, मैलेट कह सकते हैं। ये एक अस्थायी यौगिक बन गया है, और इसके बनने से द्वार कोशिका के परासरण दाब में वृद्धि, यानी परासरणी सांद्रता के मान में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। परासरणी दाब या परासरणी सांद्रता में वृद्धि। अब परासरणी सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? अंतर परासरण के कारण द्वार कोशिका स्फीति अवस्था में
वर परिवर्तित। अब ये स्फीति अवस्था में परिवर्तित हो गई है तो रंध्र खुल गए, रंध्रों का खुलना, रंध्र खुल गए। अर्थात दिन में प्रकाश द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल जो है वो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं, सहायक कोशिकाओं से, और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। पोटेशियम आयन और मैलेट आयन मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। इससे परासनी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इससे अंतः परासन होता है, द्वार कोशिका स्फीति अवस्था में आती है और रंध्र खुल जाते हैं। अब हम बात करें रात्रि के समय की। समझ में आ गई ये बात? रात्रि में इससे बिल्कुल जस्ट विपरीत क्रिया होती है, उल्टी क्रिया होती है। रात्रि का मतलब अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण के बंद होने से द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि। क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 काम आ जाती है, रात में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो CO2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि से एब्सिसिक अम्ल जो कि एक हार्मोन है, वृद्धिरोधक हार्मोन, ये का सक्रिय होना, CO2 की सांद्रता में वृद्धि से एब्सिसिक अम्ल क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय होने से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं या द्वार कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, एज ए बहिर्गमन हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। अब निकल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में द्वार कोशिका की परासरण सांद्रता में कमी हो जाती है। और परासनी सांद्रता में जब कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से बाह्य परासरण होता है, बाह्य परासरण, अर्थात इन कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है, द्वार कोशिका सेलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं, तो इस तरह से रंध्रों के बंद होने की क्रिया विधि होती है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण बाद की क्रिया के द्वारा किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। एक बार
फिर इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि रंध्र किस, देखिए इसको इमामुरे के द्वारा, फिजिनो और इमामुरे के द्वारा किया गया था और लेविट ने इसको समझाया था कि दिन के समय, एक बार फिर पूरी एक बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, कि दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। ये मैलिक अम्ल मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है और सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। द्वार कोशिका में ये सक्रिय पोटेशियम आयन और मैलेट आयन मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट के बनने से इन कोशिकाओं में परासरणीय सांद्रता के मान में वृद्धि हो जाती है। परासरणीय सांद्रता के मान में वृद्धि हो जाने से इन द्वार कोशिकाओं में अंतःपरासरण होता है, अर्थात जल प्रवेश करता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और इनके स्फीति अवस्था में आने से रंध्र खुल जाते हैं, अर्थात रंध्रों के खुलने की क्रिया हो जाती है, बाष्पीभवन होने लगता है। रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, CO2 की सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। CO2 की सांद्रता के बढ़ने से एब्सिसिक अम्ल अर्थात एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है और pH मान कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में जो पोटेशियम मैलेट है ये वियोजित हो जाता है। इसके वियोजित हो जाने से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं से बहिर्गमन करता है, यानी वहां से निकल करके सहायक कोशिकाओं में चला जाता है और सहायक कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन वापस द्वार कोशिका में चला जाता है। ऐसी स्थिति में मैलिक अम्ल बन जाता है और परासरणीय सांद्रता के मान में कमी आ जाती है। परासरणीय सांद्रता के मान में कमी आने से द्वार कोशिकाओं से जल का बाह्य परासरण होता है। द्वार कोशिकाएं शिलत अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से रंध्रों के बंद होने की क्रिया हो जाती है। तो अब हमारा ये दोनों प्रकार के सिद्धांत हो गए, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि। अब इसमें आता है कि ये जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस बाष्पोत्सर्जन की दर को कम या अधिक कर देते हैं। तो इसमें एक कारक तो आपको ये स्पष्ट समझ में आ ही रहा है कि प्रकाश, क्योंकि जब प्रकाश होता है तो रंध्र खुलते हैं और रंध्र खुलते हैं तो बाष्पोत्सर्जन होता है, और जब प्रकाश नहीं होता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। तो ऐसे कई कारक हैं जो इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक तो होते हैं ऐसे कारक जिनका संबंध वातावरण से है, जलवायु से है, जैसे कि प्रकाश है, तापमान है, वातावरण या वायुमंडलीय नमी है या वायु की गति है। ऐसे कारक तो बाह्य कारक हैं जो वातावरण से संबंध रखते हैं। दूसरे वे कारक हैं जो पादप की आंतरिक संरचना से संबंध रखते हैं, जिनमें रंध्रों की संरचना कैसी है, रंध्र उभरे हुए हैं या धसे हुए हैं, रंध्र संख्या में कितने हैं, रंध्र जो है वो ऊपरी सतह पर अधिक हैं या निचली सतह पर अधिक हैं, रंध्र जो है ये किस स्थिति में है,
पत्ती कैसी होती है, पत्ती छोटी है या बड़ी है, पादप की कैसी अवस्था है, इन सब बातों को हम आंतरिक कारकों के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, एक प्रकाश संश्लेषण वाष्पोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पोषण की जो क्रिया है, इस जैसी एक दूसरी क्रिया और होती है जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं, गटेशन, बिंदु स्राव। अब उस बिंदु स्राव की क्रिया में क्या है, यहां वाष्पोषण की क्रिया में तो जल वाष्प बन करके निकलता है, लेकिन बिंदु स्राव की जो क्रिया है, इस क्रिया में जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है और वाष्पोषण सभी पादपों में होता है। बिंदु स्राव की जो क्रिया है वो उन्हीं पादपों में होती है जिनमें जल के अवशोषण की दर ज्यादा है, उत्सर्जित कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में पानी की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको बाहर निकाला जाता है। वाष्पोषण की क्रिया जो है उसमें रंध्रों का नियंत्रण रहता है, जो कभी खुलते हैं तब तो क्रिया होती है और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो ये क्रिया भी बंद हो जाती है। लेकिन बिंदु स्राव की जो क्रिया होती है उसमें रंध्र खुले हुए रहते हैं और वो पत्ती के किनारे पर सिराओं के रूप में होते हैं, सिराओं से जुड़े हुए थे, तो उनमें ये क्रिया किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहां पर इस तरह से इन दोनों टॉपिकों को और पढ़ेंगे। एक तो क्या बताया मैंने, वाष्पोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा है बिंदु स्राव। इसमें क्या है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एक तो मेजर प्रश्न पूछा जाता है, उसमें तो इस तरह के रंध्रों के खुलने और बंद होने के बारे में बताया जाता है, और दूसरा पूछा जाता है भाई बिंदु स्राव क्या है, या इन दोनों की तुलना करा ली जाती है। यानी इस तरह से देखिए, इसमें एक तो बचा है वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। एक है बिंदु स्राव। ठीक है, इन दोनों के अलावा यहां इसमें एक चार पत्ती प्रयोग, देखिए ये प्रयोग भी करना होता है हमको, और एक होता है गेनोस पोटोमीटर। गेनोस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा उसको बनाया गया है, तो ये भी प्रैक्टिकल के अंदर रखा जाता है। तो ये इसमें बिंदु स्राव के बारे में, यानी इससे तुलना करा ली जाती है कि वाष्पोषण और बिंदु स्राव में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम एक अगले लेक्चर में बताएंगे। मैं समझता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी कोई समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं। आप देखिए, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नई वीडियो डाली जाएगी उस वीडियो के बारे में आपको सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग, हम लगातार टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी क्रमबद्ध तरीके से आप इनको नोट भी करिए। एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा कोर्स जब तक इस तरह से चल रहा है हमें पूरा कराना है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि एक दिन आप वीडियो को देखें
दूसरे दिन आप उसको नहीं समझे तो वो तीसरे दिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए क्रमबद्ध रहें और रेगुलर आप उसको नोट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।